अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम ने जो है वो 2 दिन पहले एक न्यूज़ आपको बताई थी कि जो पैरेलल श्राइन बनी थी तालिब शाह साहब के नाम पर, जो दरगाह हज़रत शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के अपोजिट में जो वो बनी थी, उसको जो है वो अब परमानेंटली सील कर दिया गया है और उसको जो है वो दरगाह मानने से जो है वो वक्फ बोर्ड ने इनकार कर दिया। और इसमें जो वक्फ बोर्ड की यहाँ की चेयरपर्सन है डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा, उन्होंने काफ़ी टफ स्टैंड लिया था और उसके बाद जो है ये एक कंट्रोवर्सी जो यहाँ खड़ी हुई थी वो जो है वो अब ख़त्म हो गई। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो जाकिर हुसैन वानी साहब है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ है। इनसे पूछेंगे कि अब फाइनली जो है वो इसमें क्या हुआ और अब आगे चलकर इसमें जो है वो क्या होना है। जाकिर साहब, ये जो मामला था ये काफ़ी संजीदा मामला था और इसमें किश्तवाड़ में जो है एक तरह से डिवीजन हो चुकी थी, तो लेकिन अब जो है ये मसला वॉलंटियरली सॉर्ट आउट हुआ। क्या बताएंगे आप इसको लेकर, क्या हुआ? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छी ये न्यूज़ है, ये पूरे किश्तवाड़ की आवाम के लिए बिलखुसूस और इवन पूरे, मुझे लगता है, यूटी के लिए और बाहर हमारे जो दूसरी स्टेट्स हैं उन सब के जो ज़ायरीन यहाँ आते हैं उन सब के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि जब मैंने ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद ही मैं जब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज मिला तो बहुत सारे लोगों ने ये खदशात ज़ाहिर किए थे कि यहाँ हिस्ट्री जो किश्तवाड़ की रही है, या इससे पहले आज से 400-500 साल पहले भी जब शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ आना था, शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ आना था, तो उसके बाद यही 2 ज़ियारत थी जिनको आप आस्तान बाला और नीचे वाली ज़ियारत के नाम से भी जानते हैं लोग। तो ये अकीदा लोगों में था कि यही 2 आस्तान यहाँ हैं, यही 2 ज़ियारतें जो हैं यहाँ पे हैं और वही हमारे वक्फ के अंडर भी हैं। तो लेकिन एक दुख की बात है, एक बदकिस्मती की बात है कि बीच में एक इंसान ने, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वजूहात रही होंगी और क्या चीज़ें उसके जहन में होंगी, बट उन्होंने जो एक नई ज़ियारत का क़याम वहाँ पे अमल में लाया। और ये बदकिस्मती की ये भी बात रही कि शायद वक्त पे हम इंटरवीन नहीं कर पाए, वक्फ बोर्ड के जो यहाँ शायद मुलाजिम थे नहीं कर पाए होंगे किसी वजह से, तो वो एक ज़ियारत बन गई और हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात थी, पूरे किश्तवाड़ के लोगों के लिए। लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा थे इस बात को लेके, बहुत गुस्सा था लोगों में कि यहाँ एक तीसरी ज़ियारत का क़याम। तो उससे ये जाना, और लोग मुझे ये भी कहते थे कि हमारे भी बुज़ुर्ग हज करके आए हैं, नेक हैं, वो गुजर गए हैं, तो क्या हम उनकी ज़ियारत भी खड़ी करें? तो हमने एक टफ स्टैंड लिया और हम शुक्रगुजार हैं अपनी चेयरपर्सन जो दरख्शां इंद्राबी साहिबा है। उन्होंने यहाँ विज़िट किया, उनके साथ हमारे CEO माजिद जहांगीर साहब भी थे और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खुसूसन मैं DC साहब का, SSP साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, SHO साहब का भी इवन, कि उन्होंने प्रॉम्प्टली, यूँ ही हमने उनकी नोटिस में ये बात लाई तो उन्होंने भी प्रॉम्प्टली हमें सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम करके वहाँ दिए और जितने भी लवाजमात थे, हमने जो कागजात थे वो हमने पूरे किए और उनको एक नोटिस भी दिया। और उसी वक्त आपके सामने, आप उस वक्त भी वहाँ थे, तो हमने उस ज़ियारत को उस वक्त भी ओवरटेक करने की कोशिश की। हमने अपना जो सेफ है शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ रखा, ताकि अगर ज़ायरीन जाएंगे भी तो उस सेफ में, जो सेफ हज़रत शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की थी, उसमें अपना नज़र नियाज डालें। बट उसके बाद भी लोगों के कुछ खदशात थे कि भाई अब आपने वहाँ पे जो सेफ लगा है तो अब उससे तो और ज़्यादा एथेंटिकेट हो गया कि ये कहीं शाह असरार साहब की कोई और ज़ियारत तो नहीं है। तो आपके माध्यम से, हाँ, आपके माध्यम से, आपके चैनल से मैं सबको ये बहन को बताना चाहूँगा कि वो उस वक्त हमारी मजबूरी थी, हमारे पास, हमने ओवरटेक करने के लिए एक स्टेप लिया था, अपना वहाँ पे एक सेफ लगाया था। लेकिन उसके साथ साथ मैडम ने ये भी कहा था कि जब मैं चले जाऊंगी तो उसके बाद जो कागजात हैं वो पूरे किए जाएं, इनको प्रॉपरली नोटिस दी जाए, सो दैट इनका अगर कोई डिफेंस में कोई बात करनी होगी तो वो करेंगे। बहरहाल मुझे लगता है, मैं उनका, जिन्होंने ये ज़ियारत बनाई थी मुश्ताक साहब, शाह साहब का, मैं उनको भी दाद देता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें बहुत ज़्यादा फहम दिया, उनको जल्दी ये समझ में आ गई कि ये गलत चीज़ थी और उन्होंने अच्छे तरीके से समझ के हमारे कहने पे, हमारी नोटिस पे, वो सारा का सारा आस्ताना आज की डेट में बंद कर दिया है। तो मैं, ये खुशी की बात है, आप पूरे किश्तवाड़ की आवाम, हम सब लोगों के लिए है जो अहले इस्लाम हैं, जो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, उन सब के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि वो जो तीसरा आस्ताना था वो बंद हो गया है, वहाँ कोई आस्तान नहीं है। और उसके बाद भी उसके और भी कुछ मैं आपको और भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि उनके पास जो कुछ तबरुकात वगैरह है उस पर भी उन्होंने कहा था, और वो उसी वक्त मैडम जी ने कहा था, जो हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा है, कि हम उनकी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वहाँ से उनकी अथेंटिकेशन करवाएंगे और अगर वो सही में तबरुकात हैं तो उसके बाद भी उसका फैसला यही होगा। क्योंकि अगर वो तबरुकात हैं तो भी वो वक्फ बोर्ड की एक प्रॉपर्टी है, तो वक्फ बोर्ड उन्हें ओवरटेक कर लेगा। एक चाबी हम रख लेंगे तो एक मुश्ताक साहब रखेंगे। नहीं, मेन मसला ये है कि वो जो है, जो मैडम ने बोला था कि मतलब तबरुकात की, तो एक तो
होगी भी। क्या जब तक ये प्रोसेस चलेगा ये ज़ियारत डिस्प्ले कर सकते, क्योंकि पहले ये पता चला है कि वो उनको तब तक नहीं बाहर निकाल सकते या दिखा सकते किसी को जब तक बिल्कुल आप ऑथेंटिकेशन नहीं हो। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये तो कानूनी एक जुर्म है। जब तक आप किसी चीज़ की ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं, उसका डिस्प्ले करना कानूनन भी है, इखलाकन भी है, और इवन मैं कहूँगा इस्लामी तौर तरीके से भी वो गलत है। तो उसमें यही तरीका है और बेहतरीन यही तरीका है। उनके पास तबरुकात हैं, उनकी सनद होगी, उनकी जो हमारा डिपार्टमेंट है प्रॉपरली उनकी ऑथेंटिकेशन करेंगे, और अगर वो ऑथेंटिक पाए जाएंगे, वो जो भी तबरुकात होंगे, हमें उनकी बहुत इज्जत है। और अगर तबरुकात होंगे और सही पाए गए तो उस सूरत में वो ओवरटेक वक्फ डिपार्टमेंट उनको कर लेगा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे चलकर जो है ये जब कुछ देर का वक्त जो है वो दरगुजार हो जाएगा तो वो फिर से अपीयर हो जाएगी वो ज़ियारत? तो नहीं, बात ये भी चल रही थी कि उसको डिमोलिशन करने की मैं बात आपको चल एक बात बताऊं, जिस बंदे ने वो ज़ियारत बनाई है, मैं आपकी वसातत से पूरी आवाम को ये कहना चाहूँगा, वो उसने अपने पैसे से बनाई है। उसमें वक्फ बोर्ड का कोई पैसा नहीं बिल्कुल, लगा है। ये हाँ, अपने पैसे से उसने एक मकान खड़ा किया है, उसने एक तामीर की है, जिसको हम सिंपली एक तामीर मकान की शक्ल में बोल सकते हैं। और उसने ये कहा भी, मुश्ताक साहब ने मुझे, कि यहाँ मुझे पहले भी कमरा होता था जिसमें मेरे तबरुकात होते थे, तो मैंने सिर्फ कमरा एक नए तरीके से बनाया। उसके अंदर जो आस्थान वगैरह उसने किया था, जो उसमें कब्रें जो लोग दफन हैं, नहीं क्या देखिए, ये अब कब्रिस्तान रहेगा कि ये मैं आपको बताऊंगा, जहाँ कब्र है, रहेगा? नहीं, जहाँ कब्र है वो कब्रिस्तान का एरिया है। जो कमरा तबरुकात के लिए अलग से है वो अलग उसका कमरा है। वो कोई जियारत नहीं है, वो उसका अपना पर्सनल एक मकान माना जाएगा, वो कमरा माना जाएगा। जहां तक कब्रें नहीं है, जो कब्रों के ऊपर है, क्या वो डिमोलिश किया जाए? वो उसको हमने बता दिया है कि आप इसको, क्योंकि अब हमसे उसका वैसे सरोकार नहीं है, क्योंकि हमने उसको ये कहा था ये कब्रें जिस शक्ल में हैं बेहतर था कि उसी शक्ल में रहें, जो हदीसन भी बल्कि कुरान के हिसाब से भी ठीक था। तो उसने ये चीज़ मानी है कि मैं बाहर से इसको पूरा बंद करूंगा, अंदर से ये मेरा मकान है, मैं अंदर से रास्ता बनाऊंगा कमरे के लिए और उसको अलग से निकाल दूंगा। ये दो चीजें आप जो है मिक्स हो रही हैं। एक कमरे की बात हो रही है, दूसरा जो कमरे के साथ कब्रिस्तान है जिसके ऊपर से जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है ताकि वो जियारत की शक्ल में जो है वो नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने वो खुद भी देखा है। उस जो मुश्ताक साहब हैं उनका यही कहना है कि मैं इसका रास्ता जो है अलग से निकालूंगा उस कमरे के लिए जहाँ तबरुकात हैं, बिल्कुल, और उसके अलावा जो वो एरिया जहाँ पे आपकी कब्रें हैं उसको वो खोल देगा और छोड़ देगा, क्योंकि वो कब्रिस्तान का एरिया है। ओके, ये क्लियरिफिकेशन हो गई। दूसरी बात ये है कि उनके ये इल्ज़ामात है, चलो जी अब ये कार्रवाई हो गई। दूसरे इल्ज़ामात है कि जो हमारे सजादा नशीन है दरगाह असरारिया के, उन्होंने भी जो है कुछ वायलेशनें की है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे जो उनके खदशात? मैं कहूँगा आसिफ साहब, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, और ये बहुत सारे उन्हीं के नहीं, ये बहुत सारे लोगों के खदशात हैं। जिस तरह से एक नया आस्थान बनने से बहुत सारे लोगों में गुस्सा था, खदशात था, गम था, उसी तरह से लोगों का ये भी कहना है कि उस आस्थान के बिल्कुल जो अपोजिट साइड है कोई एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, जिसमें हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो वक्फ की ज़मीन है और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के और ऑनेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक कोई नई कंस्ट्रक्शन वक्फ के किसी भी एरिया में नहीं हो सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इलीगल है। और उसके लिए हमारी ऑनेबल चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर दरख्शान राबी साहिबा ने मुझे ऑलरेडी आदेश दिए हुए हैं, ऑलरेडी ऑर्डर्स इशू किए हैं कि अगर इस किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ है, उनको इमीडिएटली नोटिस शुरू करने के बाद हम उनको डिमोलिश करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि औकाफ की ज़मीन में पहले भी ये सवाल आपको पूछ चुका हूँ कि ये अभी भी लोगों के पास है, कब्जे हैं लोगों के, तो उसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, बेशक आप कहते हो कि जियो टैगिंग है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो अभी वो औकाफ की पोजीशन में नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बल्कि आपको थोड़ा इसमें और एनलाइटन करना चाहूँगा कि जो हमारे वक्फ की यहाँ किश्तवाड़ में लैंड है, हमने हर जगह वक्फ के बोर्ड वहाँ पे लगाए हुए हैं। कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जो वक्ती तौर हम काफ़ी 20 साल पहले या 30 साल पहले कहेंगे कि वो वक्फ के पास थे, लेकिन वक्ती तौर उनका हम जो रख रखाव नहीं कर पाए, तो कुछ जगह एनक्रोचमेंट भी थी। तो मैं आपकी वसातत से आज ये कहना चाहूँगा कि हमने उन लोगों को 1 2 नहीं बल्कि 3 लोगों को नोटिस भी दी हैं, और उनमें से 2 लोग हमारे पास खुद आए हैं आसिफ साहब। उन्होंने कहा है कि हमारे पास आपकी ज़मीन है और हम इसको इमीडिएटली रिट्रीव कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जिस बार हम रिट्रीव के लिए जा रहे हैं 2 4 5 दिन में, आपका वहाँ साथ होना ज़रूरी होगा, ताकि आप देखेंगे कि लोग जो हैं इस वक्त बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। वक्फ का यकीन लोगों पे ज़्यादा आ रहा है, वक्फ बोर्ड पे यकीन लोग करना शुरू कर गए हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली उन लोगों को काम करके बताया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, जहाँ तक आपका जियो टैगिंग का मसला है, जो हमारी ज़मीनें इंक्लूडिंग ज़ियारात, इंक्लूडिंग वो मकानात जो इस वक्त सजादा नशीन जो ख़त्म गो या दुआ गो वगैरह हमारे हैं, ख़त्म ख्वाह हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं वो भी हम लोगों ने, चूँकि वो वक्त की ज़मीन है, तो हमने उसको जियो टैग किया हुआ है, वो ऑलरेडी जियो टैग्ड है।
نہیں اس میں اب پچھلے دنوں کافی چرچائیں بھی ہو رہی ہیں کہ یہ ایشو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوا ہے، تو ابھی تک کتنا ٹائم لگے گا اس کو فائنلی منظر عام تک؟ دیکھیے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا کرم رہا ہے ہم پہ، اور یہ جو ہمارے پیر صاحبان ہیں ان کا بھی بہت زیادہ تعاون رہا ہے اس بات کو لے کر کہ ہم نے ایمیکیبلی، جس کو ہم 60 سال یا 50 سال کوٹوں میں گھسیٹ رہے تھے اس مسئلے کو، تو آنریبل چیئرپرسن وقف بورڈ درخشان رابی صاحبہ کے آنے کے بعد ایک بہت مثبت قدم اٹھایا گیا، جس میں پیر صاحبان نے بھی بہت بڑھ کر شرکت بھی کی، شمولیت کی، کوآپریٹ کیا، اور ہم ایک نتیجہ خیز بات پر پہنچے ہیں جو آلریڈی ہم نے لا ڈپارٹمنٹ کو بھیجا تھا تاکہ وہ ویٹ ہو جائے، اور وہ مجھے لگتا ہے ویٹ ہو بھی گیا ہے کل پرسوں کی ڈیٹ میں، اور انشاءاللہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اس ہفتے انشاءاللہ آرڈرز باضابطہ آ جائیں گے، اس میں کلیئر فیصلہ ہے جو سب کو انشاءاللہ سنایا جائے گا۔ تو ابھی آپ کچھ نہیں بتائیں گے اس کے بارے میں؟ مجھے لگتا ہے وہ فیصلہ آنے کے بعد بہتر رہے گا تاکہ لوگ پڑھیں گے، جتنا بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے عوام الناس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے، یہاں کی عوام کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے جذبات جو لوگوں کو ان زیارات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو اس زیارات کی بیوٹیفیکیشن کو لے کر، اس کی ایکسپینشن کو لے کر یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ، اور اس پیسے کا جو پیسہ ہمارے پاس ان زیارات کا پڑا ہوا ہے جو ایف ڈی کی شکل میں ہمارے پاس 6 کروڑ کے قریب ہے، اس کا ایک پراپر یوٹیلائزیشن، ایک یونیورسٹی کا قیام، ایک بہت بڑے ہاسپٹل کا قیام، اسکل ڈیولپمنٹ جیسے انسٹیٹیوشنز جیسے آپ سے میں اکثر ڈسکس کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، ان کا قیام انشاءاللہ اس پیسے سے عمل میں لایا جائے گا۔ تو پچھلے دنوں کافی بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جو وقف بورڈ ہے اس میں کافی امپلائمنٹ جنریٹ کی گئی جتنوں کی ضرورت نہیں ہے، ابھی خبریں مل رہی ہیں کچھ کی آپ نے سروسز بھی ٹرمینیٹ کی ہے اور کچھ کے جو ہے وہ پروسیس انڈر ریویو ہے، تو کتنے لوگوں کو نکالا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں آصف صاحب، بہت بری چیز اور بہت مشکل کام یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کی امپلائمنٹ اس سے لے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ کے مادھیم سے جو بھی یہاں لوگ سن رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً لگانے کا کام کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ تو ہر ایک چاہے گا کہ میں اپنے ہاتھ سے 10 ایک پودے لگا دوں، 10 ایک ملازم لگا دوں، لیکن اس سکول کی حالات، اس وقف کی حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے جو یہاں سٹاف ہے وہ سرپلس تھا۔ وہ میم نے خود بھی دیکھا جب چیئرپرسن صاحبہ آئی تھی یہاں، جب عرس شاہ فری الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھا اس دن بھی آئیں، اور انہوں نے اسی وقت کلیئر انسٹرکشنز دیے تھے، ایک آرڈر بھی نکالا ہے، یہ صرف باتیں نہیں بلکہ ایک کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ جتنا بھی سرپلس انوانٹیڈ سٹاف یہاں آپ نے لگایا ہوا ہے وقتاً فوقتاً، جس نے بھی لگایا ہے اس کو یہاں سے ہم ایٹ لیسٹ طریقے سے ان کو ہم کم کرتے جائیں۔ تو اسی کی کڑی میں ہم نے شروعات بہت اچھے آفس سے کی، اس کے بعد زیارات سے، اس کے بعد سکولوں میں، اور یہ کارروائی آج بھی جاری ہے۔ انوانٹیڈ جو بھی ہے، جس کو بھی غلط طریقے سے لگایا گیا ہے یا جس کی پرفارمنس بالکل ڈسمل ہے، جو کر ہی نہیں رہا ہے کچھ، صرف وقف کے پیسے پہ اپنے آپ کو پالنا چاہتا ہے، تو آپ کے مادھیم سے آپ کے یہاں سے میں ان کو بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ ہم کسی کی روزی روٹی لینے میں بالکل یہ نہیں رکھتے ہیں، یہ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ کسی کی روزی روٹی لے کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن وقت کی ضرورت ہے۔ اس ادارے کو بچانا اگر ہے اسلامیہ سکول کو، تو ضرورت ہے کہ جہاں ہمارا 78 کے قریب سٹاف ہے اس کو ہم 40 پہ بھی لا کے چلا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو اور پورے کشتواڑ کے عوام الناس کو کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ لیجئے، یہ اسٹیٹکس ہے، میں نہیں کہتا ہوں، ہماری یوٹی میں اس کے باہر جتنے بھی سکول ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ پروفٹ میں کام کر رہے ہیں، واحد ہمارا ایک ادارہ ہے جو لاس میں کام کر رہا ہے۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں جب سے آیا ہوں میں پوری دن رات جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے محنت اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس ادارے کو بچایا جائے، اس میں جو انوانٹیڈ سٹاف ہے اس کو نکالا جائے، اور زیارات میں بھی یہی کام چل رہا ہے۔ سکول جو ہے وہ آپ بول رہے ہیں کہ رزلٹ نہیں دے رہا، وہاں پر وداؤٹ پرنسپل کافی مہینوں سے ہے، کیونکہ جب سے ڈاکٹر تبسم چھوڑ کے گئی ہے ابھی تک پرنسپل کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی، ایڈورٹائزمنٹ بھی پبلش کی گئی ہے، تو یہ کب تک جو ہے وہ اپائنٹمنٹ ہوگی اور کب تک یہ رزلٹ باہر آئے گا؟ دیکھیے میں بتاؤں گا آپ کو، مجھ سے پہلے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے، قاضی صاحب، انہوں نے انٹرویوز کیے تھے، لیکن میں وجہ نہیں جان سکا کہ یا مجھے شاید علم نہیں ہے کہ وہ کس وجہ سے فائنل نہیں ہو پایا، تو مین وائل ان کی ٹرانسفر ہو گئی۔ بہرحال انہوں نے اچھا کام کیا، بلکہ جتنے ایڈمنسٹریٹر رہے سب نے اپنے وقت میں جتنی کنٹریبیوشن ان سے ہو سکتی ہے کی ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک پرنسپل کی بات ہے، انشاءاللہ اس پوسٹ کو ہم فل کرنے کے لیے آج بھی کوشاں ہیں، آج بھی کوششیں جاری ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ میں آپ کو آصف صاحب بتاؤں، سکول کی خستہ حالت ہے، سکول میں اس وقت سرپلس سٹاف ہونے کی وجہ سے تنخواہیں ان کی پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ایک اور انسان کو ہم امپلائمنٹ دے کے وہاں پرنسپل کے طور پہ تعینات کریں تو 15-20 ہزار روپیہ ہمارا اور ضائع ہونا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اور جو لوگوں کے یہ سوالات ہیں، تاکہ پرنسپل جب نان پرفارمر کو باہر نکالا جائے گا تو خود ہی تو راستہ بنے گا۔ انشاءاللہ وہی میں کہہ رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم آپ دے دیجئے، اور آپ کی وساطت سے لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہم پہ یقین رکھ لیجئے کہ آئندہ آنے والے 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ ایک سٹریم لائن کر کے بتائیں گے آپ کو، اور اس کے بعد جو ہی ہمارا سٹریم لائن ہو جائے گا ایک پرنسپل کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی۔
शुक्रिया जाकिर साहब। ये थे जाकिर साहब जो जिनसे हमने डिटेल में बात की, जो यहाँ पर एक पैरेलल ज़ियारत का इशू खड़ा हुआ था और जो इस्लामिक स्कूल में प्रिंसिपल अभी तक तैनात नहीं हुआ है, उसको लेकर और जो डिसीजन आने वाला है, हम उम्मीद करेंगे कि हम जाकिर साहब से उस वक्त फिर बात करेंगे जब इसमें जो ज़ियारत का जो डिसीजन आएगा, पीर साहिबान और जो एडमिनिस्ट्रेटर जो अवकाफ है और जो वक्फ बोर्ड के बीच जो मुआहिदा हुआ है, तय हुआ है, अगर जब वो बाहर आ जाएगा लॉ डिपार्टमेंट से, उसके बाद जो है वो हम आपसे फिर बात करेंगे ताकि उस मसले पर को और जो है वो ज़्यादा रोशनी डाली जाएगी। आपका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।